गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्वाइन भी यार कुछ लोग लेट ही करते हैं। हेलो सर। हाय मदन भाई। यस सर, वो मतलब सर कल एब्सेंट लगी है सर बच्चों की फर्स्ट लेक्चर में। भाई यस सर, मेरी भी लगी है। अरे यस सर, मेरी भी। मैं तो अटेंडेंस लगाता ही नहीं। अटेंडेंस वाला शायद पोर्टल तो आप ही के कॉलेज का है। नहीं सर, आप भी लगा सकते हो, लेकिन हमारी अटेंडेंस मुझे मुझे एब्सेंट है। मुझे कुछ पता ही नहीं क्या उसके बारे में। मुझे तो ये बताएगा भाई कैसे साइन इन करना है, कैसे साइन आउट करना है, कैसे दूसरी क्लास पे जाना है। तो एक बार अपने सर कॉलेज उनसे बोलो सर कि हमारी एब्सेंट लगी है। पता नहीं यार। पोर्टल सर जैसे अगर अगर हम देखते होते तो भाई उसको अटेंडेंस को हम मार्क ही करते, प्रेजेंट ही मार्क करते। सर आप बोलिए, क्योंकि सर एक एक अटेंडेंस बहुत कीमती है सर इस टाइम। भाई मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं तो अटेंडेंस देख ही नहीं रहा। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। नहीं हमारा सर, आप सर उनसे बोल दीजिए कि मतलब बच्चों की एब्सेंट लगी है ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों। मैं बोल दूंगा उनको कि हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनकी एब्सेंट लगी है। तो एक बार आप उस इश्यू को देख लो, ठीक है? बोल देता हूँ मैं। तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। डर दूर दूर कर दो टीपी का। रिकरेशन और बैक ट्रैकिंग का डर दूर हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को? या अभी भी बरकरार है? सर डिस्कशन पर भरोसा नहीं मानेगा। हाँ है सर, है अभी तो डर। भाई पूरा तो नहीं। अब वो तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना यश, फिर मतलब प्रैक्टिस करो भाई। वैसे सर जो नहीं तो भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा भाई? किस चीज में भरोसा नहीं हो रहा? सर रिकर्जन पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करें असाइनमेंट में से अभी तक? अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा। सर 17 कर लिए, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। सर कभी कभी गलत निकल जाता है, मतलब ऐसा होता है ना, डीबग करना पड़ता है उसको। सामने इतने सारे क्वेश्चन तो करो। इतने सर सारे एक बार में नहीं बनता पूरा क्वेश्चन सर, वो है मतलब दिक्कत। तो भाई चेक तो करना पड़ता है। तुम्हें थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ऐसा कुछ यस सर। थोड़ा भगवान थोड़ी हो, मतलब आज तक नहीं किया जाओ, अब करने बैठे हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा। मतलब वो तो होता ही है, वो तो मेरे साथ भी लगा था भाई यार। मतलब मैं कितनी बार बोल चुका कि मेरे पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड तुम्हारा होता ही नहीं। वो आपके कॉलेज वाले रखते हैं। मैं फिर भी आपके कॉलेज वालों को बोल दूंगा साक्षी कि एक बार बच्चे कह रहे हैं क्योंकि एब्सेंट लगे है, तो एक बार आप देख लें। भाई पोर्टल मेरा तो है ही नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ। तो भाई रिकरेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भगवान बन गए रिकरेक्शन में। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। असाइनमेंट में इतने सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ 80 बच्चों का स्कोर होगा, 80-90 का, जिसका 1000 से ऊपर है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निखिल तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? सर 16 हो गए। करो भाई, क्वेश्चंस को करो तुम लोग। ऐसे ही आएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है? सर जो मतलब क्वेश्चंस ऐड किए हैं उनकी डेट मतलब एक्सटेंड होगी या फिर मतलब वेडनेसडे ही है फाइनल? भाई मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग से करते रहो। थर्सडे 11 बजे तक कर देना सारे कंप्लीट। तुम लोग कर दोगे यार, जो कर रहे हैं वो तो कर ही देंगे, वो तो कर ही रहे हैं। कई लोग तो खत्म भी कर बैठे लिस्ट को। मतलब वो सारे क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस पे जो हम कर चुके हैं, देखा जाए तो। अब उसमें इतना टाइम लगाने का कोई मतलब बनता नहीं। आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी करना है। हाँ, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ही है। तो भाई तो मतलब ऐसे मजाक में असाइनमेंट थोड़ी दे रहा था मैं तुम्हें कि भाई मुझे तो तुम्हें काम देना है, जबरदस्ती इसलिए दे रहा हूँ भाई। दे ही इसलिए रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जो कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा एट द एंड। पहले इतना भी नहीं होता था। अब इससे ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा, तो बढ़िया ही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे और क्या। सारे लीड कोड के क्वेश्चन हैं लगभग, तुम चेक कर सकते हो जाके उस पर। तो वो कवर कर चुके हैं। अब ऐसा डीपी ओके सर। भाई कैमरा खोलो। क्या करोगे कैमरा खुलवा के इस टाइम में? तो भाई डीपी में भी वैसे कुछ करेंगे, सीधी बात है।
प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। अब तुम लोगों को 6 क्लास सिर्फ रिकर्शन पे दी है, ठीक है, एंड बैक ट्रैकिंग पे, जिसके अंदर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट सब लगभग जितने हो सकते थे सारे कवर हो चुके, राइट। जितने वेरिएशन होते थे वो भी हो गए। भाई अभी पहले सिलेबस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पजल से पहले पजल भी हो जाएंगी, पजल में कोई टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन ना लो तुम, वरना तुम बहुत जल्दी निकल जाते हो भाई क्लास छोड़ के, ठीक है। तुम रुकते नहीं हो, बहुत सारे लोग तो रुक जाते हैं। अब तुम्हें जाना भी जल्दी है, ठीक है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। रिकर्शन पे 6 क्लास देने का नतीजा फायदा क्या है? क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो रिकर्शन आनी चाहिए। रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे, रिकर्सिव सॉल्यूशन को मेमोराइज करेंगे, कुछ चीज़ों के बॉटम अप अप्रोचेस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत तो वहीं से होती है, रिकर्शन से। रिकर्शन जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं उनको भरोसा नहीं है रिकर्शन पे, तो भाई अपने आप से क्वेश्चन करो, जो क्लास में क्वेश्चन कराए उनको घर पे जाके करो, उनके रिकर्शन ट्री बनाओ, 1000 बार बोलिएगा, ठीक है। तो भरोसा इससे पहले नहीं आएगा। रिकर्शन के जो अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं वो तुम्हें नेट पे ऐसे मिलेगी भी नहीं, बहुत गंदे तरीके से रिकर्शन की चीज़ें मिलती हैं बाहर। तो प्रैक्टिस अब रहती है जो तुम्हें करनी है, तो तुम करो प्रैक्टिस सारे लोग। और भाई तुम्हारे स्कोर्स तुम्हारे कॉलेज के साथ भी शेयर होते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं, कर तो काफ़ी लोग रहे हैं, जो कुछ लोग नहीं कर रहे वो भाई कम से कम तो स्कोर तुम लोगों का 1000-1200 होना चाहिए था सबका इस टाइम पे। देखा जाए तो 1200 मतलब 22 क्वेश्चन है तो 1200 स्कोर तो होना चाहिए था लिटरली, मतलब क्योंकि तुम्हारे ही ग्रुप के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह वो भी दिन भर क्लास अटेंड करते हैं, तो वो पढ़ रहे हैं और वो भी काफ़ी नंबर में, कम नहीं हो। तो आगे भाई तुम देखोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों यूज़ होती है? डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है यार, ये बस एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कह लो या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कह लो। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग सेज कि भाई अगर आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम करना है तो आपको स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा। यानी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का रूल होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को टाइमली ऑप्टिमाइज करना है तो आपको स्पेस को बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की स्पेस ऑप्टिमाइज करनी है तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ानी पड़ती है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कहता है स्पेस तो कुछ नहीं, स्पेस तो अपने पास बहुत है, बट टाइमली रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम होते हैं, किसी के अंदर इतनी वो नहीं होती, क्या कहते हैं कि मतलब वो इंतजार करता करता मर जाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज को करेंगे दैट इज टाइम कम स्पेस ज्यादा, है ना। पेशेंस नहीं हो भाई, मतलब फिबोनाची का कोड जैसे थोड़ा बड़े इनपुट के लिए रन करो, शायद मुझे लग रहा है तुम जॉब वॉब में 2 साल हो जाएंगे तब जाके आउटपुट आएगा तुम, ठीक है। तो क्या रन करते रहोगे उसको? सर मेज बार ही नहीं चला था 25 के लिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ, किसी बड़े इनपुट पे चला लो, शायद तुम जाके चेक करो सालों सालों लग जाते हैं आउटपुट देने में। तो सबसे पहले तो यार तुमने सुना होगा भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग, अगर तुम कहीं पढ़ते भी हो तो तुम लोग शुरू ही फिबोनाची पे करते हो, खत्म फिबोनाची पे कर देते हो, ठीक है। तो पता नहीं भाई वैसे उतनी होती नहीं है फिबोनाची, बस ये देखने के लिए सही है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, बाकी फिबोनाची के अंदर सीखने जैसा कुछ नहीं है। तो जैसे अगर हम फिबोनाची की बात करते हैं तो फिबोनाची की रिकरेंस हमने बनाई थी, तो एक बार उसकी जरा रिकरेंस देखते हैं, राइट। मैंने जरा भी स्क्रीन शेयर स्टॉप करी, एक सेकंड रुकना। तो फिबोनाची की रिकरेंस हम लोगों ने बना रखी थी, रिकर्शन वाला कोड तो हमने उसका लिख ही रखा है, पहली क्लास के अंदर किया था हमने फिबोनाची का रिकर्शन, राइट। कि अगर हमें एनएच दूसरी क्लास में अगर हमें एनएच फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसी चीज को सबसे पहले जरा एक बार देखते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। देखो, तो बेसिकली फिबोनाची नंबर के हमने अंदर क्या किया था, हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक थी एक प्रीवियस नंबर वाले पे जाना और एक उससे प्रीवियस नंबर वाले पे जाना। यानी फिबोनाची नंबर के लिए हमने बोला था अगर हमें चाहिए फिबोनाची नंबर n, तो हमें ज़रूरत है n-1th नंबर की और हमें ज़रूरत है n-2th नंबर की। ये थी हमारी चॉइस 1।
ये थी हमारी चॉइस 2, और हमने बोला था अगर तुम इन दोनों का सम कर लेते हो तो तुम्हें nth फिबोनाची नंबर हमारा मिल जाएगा। ये थी फिबोनाची की रिकरेंस। ठीक है, अब बात यह है कि जो चॉइसेस हैं, इस चॉइसेस का जरा एक काम करते हैं, किसी छोटे से इनपुट के लिए रिकर्शन ट्री बना के देखते हैं क्या बनता है। सो यही हमारी चॉइस है। सो इसका रिकरेंस ट्री बनाते हैं, रिकर्शन ट्री बनाते हैं। जैसे मैं एक छोटे से n की बात कर लेता हूँ, लाइक अगर मेरे को चाहिए n इज इक्वल टू 4 चाहिए, n इज इक्वल टू 4 फिबोनाची नंबर मुझे चाहिए, तो इसके हिसाब से मुझे पता है कि सबसे पहले n माइनस 1 पे कॉल लगेगी, तो मैंने कॉल लगा दी n इक्वल टू 3 पर। फिर मुझे ये चीज़ पता है कि एक चॉइस मेरे पास क्या है, एक चॉइस मेरे पास है n इक्वल टू 2 पे कॉल, यानी n माइनस 2। फिर मेरे को पता है कि इस स्टेट से भी दो कॉलें निकलेंगी, दैट इज n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। अब तुम लोग अगर एक चीज देखोगे, मैंने तुम लोगों को एक चीज बहुत ही स्टार्टिंग में बताई थी, दैट इज जो तुम्हारी रिकर्शन है वो पहले सारी की सारी लेफ्ट वाली कॉल चलाता है, यानी ये वाली कॉल सबसे पहले चलेंगी, ये वाली कॉल सबसे पहले चलेंगी, फिर राइट वाली कॉल चलना शुरू होंगी। तो इससे हमें पता क्या लगता है, इससे हमें पता ये लगता है कि जब हमने यहाँ पे सबसे पहले n इक्वल टू 2 देखा, तो इसको रिकर्शन से कैलकुलेट करना तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सबसे पहली बार देखा था, ये था फर्स्ट टाइम जब हम n इक्वल टू 2 को देख रहे थे। तो हमने बोला यार n इक्वल टू 2 को हमने फर्स्ट टाइम देखा, तो अब तो हमें रिकर्शन मारनी पड़ेगी और कोई मतलब चारा बचता ही नहीं है। तो ये कॉल लगाता है n इक्वल टू 1 को और n इक्वल टू 0 को। ये तो कंफर्म चीज थी। जैसा कि अगर मैं जिंदगी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इन लाइफ क्या होता है, अगर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसका, तो आप उसको अच्छा खासा टाइम लगाते हो। अब जैसे आप जिंदगी में रिकर्शन को ढंग से पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, है नहीं है ऐसा, मतलब रिकर्शन को इतनी डेप्थ में कभी किसी ने पढ़ा है यहाँ पे पहले? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे किसी ने इतनी डेप्थ में पढ़ा था, कभी पढ़ा था अभी तक, मतलब जितने साल हो गए हैं, सच सच बताना थोड़ा, कोई यस बोलते नहीं, क्योंकि पढ़ा तो नहीं था मुझे पता है। नो तो सर, नहीं पड़ा था। आपने सबसे पहली बार इस चीज को इतनी डेप्थ में पढ़ा, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का। ऐसे अगर तुम लाइफ में कोई भी सिचुएशन को सबसे पहली बार झेलते हो, तो तुम काफी टाइम लगाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, सो ये वही वाली बात है कि तुमने क्या किया, तुमने n इक्वल टू 2 को पहली बार देखा, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था इसका मैं करूँ क्या। तुमने बोला भाई मुझे रिकर्शन पे टाइम तो लगाना पड़ेगा, तुमने टाइम लगाया, टाइम लगाया, तुमने बोला n इक्वल टू 2, मतलब 2th फिबोनाची नंबर क्या होता है, 2th फिबोनाची नंबर होता है 1। तुमने रिकर्शन के थ्रू टाइम लगा के, खूब सारा टाइम लगा के फिबोनाची नंबर 2 निकाला। अब क्या हुआ, तुमने देखा n इक्वल टू 2 तुम्हें यहाँ पे दोबारा दिखने लग गया, वापस से, मतलब वापस से एक ऐसी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ गई जो तुम्हें पहले तुमने झेली थी वापस से। तो अब ये क्या, यहाँ पे तुम उतना ही टाइम लगाओगे जितना पहले लगाया था, यानी जैसे अब तुम रिकर्शन पढ़ रहे हो तो टाइम लगाओगे, तुम रिकर्शन अच्छे से सीख रहे हो, जब आगे जाके रिकर्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो जितना टाइम तुम्हें अब लगता था, क्या अभी लगता है उतना टाइम? ये क्वेश्चन है मेरा, क्या अभी भी उतना टाइम देते हो कि मतलब घंटों घंटों सोचते रह गए लेकिन लॉजिक नहीं आ रहा? ऐसा नहीं होता ना, अब तुम जल्दी में चीजें सॉल्व करने लग रहे हो, है ना? तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, तुम लोग बोलोगे मुझे टाइम लगाना ही क्यों है, मैंने ये सिचुएशन को पहले देखा है, मैंने सिचुएशन को पहले देखा, तो क्यों ना मैं इस सिचुएशन का जो एक्सपीरियंस था वो अपने पास स्टोर करके रख लूं, और जैसे ही मैं सिचुएशन को दोबारा अपनी जिंदगी में देखूंगा मैं एक्सपीरियंस को यूज कर लूंगा, दैट्स इट। तो तुमने क्या किया, जब तुमने फर्स्ट टाइम मजबूरी, इसको मैं मजबूरी कहता हूँ, मजबूरी में जब तुमने टाइम लगा के एक्सपीरियंस लिया, तो तुमने क्या किया, तुमने इस एक्सपीरियंस को अपने पास कहीं पे स्टोर करके रख लिया। स्टोर करने का मतलब, अब तुमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्पेस तुम थोड़ी ज्यादा लेते हो, तुमने स्पेस ली, जैसे ही तुम्हारे पास n इक्वल टू 2 वाली प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में वापस आई, तो तुमने बोला ओ भाई अब मैं इस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, मेरे दिमाग में एक एक्सपीरियंस है ये वाला, मैं डायरेक्ट उस एक्सपीरियंस को बाहर निकालूंगा, ठीक है, निकालो उसे, और उसका सीधा सीधा आंसर रिटर्न कर दूंगा बिना कोई रिकर्सिव कॉल लगाए। यहाँ मैं कुछ रिकर्शन यूज नहीं करने वाला। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का इस कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा सबको, ये तो वैसे भी थोड़ा बहुत पता ही होगा सबको, है ना?
बताओ भाई फटाफट से चार्ट में यार, क्या एकदम सो रहे हो क्या आज? जल्दी जल्दी धुन धुन करके फास्ट। यस सर। तो क्लियर हो गया होगा राइट? ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, जिंदगी में जो जो प्रॉब्लम तुमने दुविधा सबसे पहली बार सेव करी थी, उसको तुमने पूरी मेहनत से सॉल्व किया, उसके एक्सपीरियंस को तुमने अपने दिमाग में स्टोर किया, जैसे ही वो दुविधा दोबारा आई तुमने मारे भाई दो चमाट। जैसे वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन क्या करती है? ठीक है, वैक्सीन ने देखा भाई ओ बेटे कोरोना जैसा वायरस, चलो ठीक है अभी तो थोड़ा लड़ने में टाइम लगाएंगे, लेकिन जैसे ही उसके जैसा दोबारा दिखता है मारती है ना भाई सब, दो चाटे उसके। ठीक है, तो वही चीज है बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग, टाइम नहीं वेस्ट करना दूसरे एक्सपीरियंस में, चाहे स्पेस वेस्ट हो जाए टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए दूसरे एक्सपीरियंस में। तुमने बोला अभी यार ये स्टोर क्या है? स्टोर कुछ भी हो सकता है, स्टोर तुम्हारा एरे हो सकता है, एरे के अंदर भी तुम 1 डायमेंशनल एरे यूज कर लो, 2 डायमेंशनल एरे यूज कर लो, 3 डायमेंशनल एरे यूज कर लो, n डायमेंशनल एरे यूज कर लो, ये डिपेंड करता है, ये देखेंगे किस चीज पर डिपेंड करता है, इसकी क्या ट्रिक है। ठीक है, ये एक हैश हो सकता है राइट, हैश में आपकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है जावा में। ठीक है, तो ये वो भी हो सकता है। सो बेसिकली कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो तुम्हारे लिए किसी डेटा को स्टोर कर पाए और तुम उसको इजिली ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस कर पाओ, जो डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस दे रहा हो, मतलब कांस्टेंट टाइम के अंदर तुम एक्सेस कर पाओ। अगर वो डेटा स्ट्रक्चर जैसे तुम यार यहाँ पे लिंक लिस्ट नहीं यूज करोगे, क्यों नहीं यूज करोगे? क्या लिंक लिस्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 एक्सेस होता है अगर तुम्हें सिर्फ एक हेड पॉइंटर दिया जाए? नहीं होता ना। ठीक है, सो वहां पे तुम लिंक लिस्ट जैसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करोगे, वहां पे तुम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे कि भाई तुम्हें कांस्टेंट टाइम के अंदर एक्सेस हो जाए, वरना स्पेस भी बढ़ा लिया और टाइम भी बढ़ा लिया, उखाड़ा कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज सबसे पहले आज हम एरे पे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं फिबोनाची वाली प्रॉब्लम की बात करूं, मुझे बेसिकली सिर्फ इतना करना है, मैं एक एरे यूज करूंगा, यहाँ पे अपना पहली बार जिंदगी में एक्सपीरियंस लूंगा और उस एरे के अंदर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, और क्या करूंगा यहाँ पे उसी एक्सपीरियंस को एक्सेस कर लूंगा और बिना रिकर्शन कॉल लगाए अपना आंसर दे दूंगा। तो अब सबसे बड़ी चीज ये रहती है कितने डायमेंशन का कैश यूज करना चाहिए, फिबोनाची नंबर के अंदर कितने डायमेंशन का कैश यूज करना चाहिए, मतलब कितने डायमेंशन का एरे यूज करूं मैं अगर मुझे फिबोनाची नंबर को डीपी में चेंज करना है तो? n डायमेंशन सर 1D सर 1D n साइज। भाई डायमेंशन पता है ना, दिस इज डायमेंशन, दिस इज 1D एरे, दिस मैट्रिक्स इज अ 2D एरे, पता है ना ये 1D 2D क्या है? कोई आंसर दे रहा है? n+1। ठीक है, ये 1D एरे है, ये 2D एरे है। ठीक है, देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है, सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कितनी है, कितनी है अभी, कितनी है? 1। ठीक है, सब जरा ध्यान से सुनना भाई जिसको कोई इंटरेस्ट है प्लेसमेंट और सीखने में। ठीक है, अब एक आर्ग्यूमेंट तुमने टोटल आर्ग्यूमेंट सबसे पहले चेक करी, अब तुम्हें चेक करना है नंबर ऑफ वेरिंग आर्ग्यूमेंट्स कितनी है। वेरी का मतलब जब तुम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हो तो ऐसी कितनी आर्ग्यूमेंट्स है जो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, कितनी आर्ग्यूमेंट है जो चेंज हो रही है? फटाफट से सारे आंसर दो, चेक करो यहाँ पे कितनी आर्ग्यूमेंट है टोटल, एक आर्ग्यूमेंट से क्या कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो चेंज हो रही है? 9 आंसर आए हैं, 10 आंसर, बाकी सो रहे हैं क्या? भाई मोटिवेटेड हो जाओ थोड़ा सा, अगर प्लेसमेंट वगैरह चाहिए तो ये चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो आती है। देख लो फटाफट से, एक आर्ग्यूमेंट तुम्हारे एक वेरिंग पैरामीटर है यहाँ पे, तो भी एक चीज याद रखना, डायमेंशन is equal to number of varying arguments, varying याद रखना, टोटल नहीं, number of varying arguments in recursive call। ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है that is like important चीज, इस चीज को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ही बेकार के आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ ए, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ए, यहाँ पे भी पास कर रहा हूँ ए, यहाँ मान लो मैंने कुछ भी पास कर दिया एक ही जगह पे, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी है फटाफट से बताओ?
2. So 2. कितनी है? 2 आर्ग्यूमेंट्स है। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिंग आर्ग्यूमेंट्स कितनी है ये बताओ। Sir, 1. 1. 1. आर्ग्यूमेंट्स है 1। तो अभी भी तुम क्या बोलोगे, वेरिंग आर्ग्यूमेंट एक है तो वन डायमेंशनल कैश, वन डायमेंशनल एरे ही यूज होगा, मेरा ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे यूज होगा 1D एरे बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरिंग वाली सिर्फ एक है। तुम देख सकते हो सिर्फ एन ही वेरी कर रहा है, ए वेरी नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल देनी जरूरी थी ताकि तुम्हें ये चीज समझ आए। आगे जब हम रिकर्सिव कोड को मेमोराइज करेंगे किसी भी जगह पे तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता शायद तुम्हें पहले से पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, बट ये बहुत मतलब एक ट्रिक होती है देखने के लिए कि कौन सा डायमेंशन, कितने डायमेंशन का कैश यूज करना होता है, जिसे हम स्टेट्स कहते हैं। वेरिंग आर्ग्यूमेंट्स इन डीपी इज कॉल्ड स्टेट्स, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तुम्हारे पास वेरिंग स्टेट्स, ठीक है, तो उतने ही डायमेंशन का तुम्हें कैश लेना पड़ता है। सो किसी को ये चीज पहले से पता है यहाँ पे, स्टेट्स वेरिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो नहीं पता तो अब से याद रखना है इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये यूज होती है, ठीक है। वही है यार, मतलब पता, जो टॉप के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं उनको पता होता है, वो बताते नहीं है, ठीक है। यार प्रतीक भाई यार ये मत किया करो यार, मतलब ये रिकनेक्ट हो, ठीक है, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर तुम पूछते हो यार भाई बता दो, टाइम जाता है उससे। मैं ये कह रहा हूँ तुम चेक करोगे कितने वेरिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जो वेरी कर रही है रिकर्सिव कॉल्स में। सो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अब तुम ये आंसर देना, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो 2 हैं, टोटल आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन प्रतीक भाई रिकर्सिव कॉल में इसमें से वेरी कितनी आर्ग्यूमेंट कर रही है और कौन सी? फटाफट से, एक ही वेरी कर रही है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिंग आर्ग्यूमेंट्स होगी ना उतने डायमेंशंस का एरे तुम्हें बनाना होगा, ये बात तुम याद रखना। जैसे अगर तुमने बोला कि भाई एक ही वेरिंग आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे दैट इज n, तो तुमने बोला भाई अब एक ही डायमेंशन का एरे मैं यूज करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, इस चीज को करने की। सो तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमें एक वन डायमेंशन का एरे लेना होगा, ठीक है। सो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, एक वन डायमेंशन का एरे बना लेते हैं। तो उस एरे का नाम हम रखते हैं स्टोरेज या फिर कैश भी रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक n ले रहा हूँ, जैसे मुझे फोर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्थ फैक्टोरियल क्या होगा वो बताना है मुझे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक कैश ले लेते हैं। अब इस कैश का साइज क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। 4। तो देखने वाली बात ये है, तुम्हारा जो 4 फैक्टोरियल का आंसर होगा वो तुम्हें मिलेगा कौन से इंडेक्स पे पता है? वो तुम्हें मिलेगा इस इंडेक्स पे। क्यों ऐसा? हम क्या कर रहे हैं, अगर हम n इक्वल टू 2 पे आते हैं, हमें पता है फैक्टोरियल फिबोनाची ऑफ 2, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 2 जो है दैट इज 1। इसको मैं स्टोर पता क्या करूंगा, इसको मैं सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करूंगा, मतलब n इक्वल टू 2 के आंसर को मैं सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करूंगा दैट इज 1। n इक्वल टू 3 के आंसर को मैं थर्ड इंडेक्स पे ही स्टोर करूंगा, n इक्वल टू 4 के आंसर को मैं फोर्थ इंडेक्स पे ही स्टोर करूंगा। तो मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसके अंदर फोर्थ वाला इंडेक्स फॉर n इक्वल टू 4 में बस एक्सेसिबल हो। तो अब तुम n लोग plus 1 कि मेरे एरे का साइज क्या होना चाहिए, n n की plus 1 फटाफट सब लोग, हाँ भाई वेरी गुड, n plus 1 सबसे आंसर चाहिए मुझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा फोर्थ फिबोनाची नंबर का आंसर फोर्थ इंडेक्स पे होगा, सेकंड का सेकंड इंडेक्स पे होगा, थर्ड का थर्ड इंडेक्स पे होगा। तो मेरे को अगर फोर्थ वाला इंडेक्स एक्सेस करना है एरे में तो मेरे को कितने साइज का एरे बनाना पड़ेगा n की टर्म्स में। सो ऑफ कोर्स मुझे n+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, राइट। अगर तुम देखोगे साइज क्या है 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 साइज का एरे क्रिएट करना पड़ा ताकि मैं फोर्थ वाले इंडेक्स को एक्सेस कर सकूं। तो मैं कह सकता हूँ कि n+1 साइज का एरे मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा बढ़िया, n+1 साइज का मैंने एरे बना लिया, ठीक है। इस एरे को हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब अगर तुम्हें पता हो तो जावा के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे तुम एरे को इनिशियलाइज करते हो दैट इज 0, हर इंडेक्स पे 0 पड़ा है, ठीक है, हर इंडेक्स पे हमारे 0 पड़ा हुआ है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर 0 भी एक वैलिड आंसर है,
ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जीरो भी एक वैलिड आंसर है। तो तुम अपने एरे को किसी ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हो जो वैल्यू तुम्हारे आंसर में कभी आ ही ना पाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम अपने एरे को किसी ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हो जो वैल्यू कभी आ ही ना पाए। इसमें हम -1 ले सकते हैं बड़े आराम से। सो मैं मेरे पूरे के पूरे एरे को क्या करूंगा, फिल कर दूंगा -1 से। तो आई गेस अभी उस दिन कोई बोल रहा था कि अगर हम कोई पाइथन का फंक्शन यूज करते हैं तो वो फास्ट चलता है। तो भाई ये जो फिल है ये O1 में नहीं चलता है, ये चल ON में ही रहे, ठीक है, पीछे कोड लिखा होता है इसके। सो बात क्या है, हमने क्या किया, एक एरे लिया और एरे को इनिशियलाइज कर दिया -1 से हर जगह पे। अब कंडीशन क्या है ना, कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि मेरा जो पूरा का पूरा एरे है वो -1 से भरा हुआ है। ये -1 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये जो तुम प्रॉब्लम सेम सब प्रॉब्लम को यहाँ दोबारा देखते हो ना, इसको हम कहते हैं, साक्षी पूरी बात अभी कर ली मैंने, जीरो से इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि अभी मैंने क्या बात करी, कई जगहों पे तुम्हारा जीरो भी एक ऐसा वैलिड आंसर होता ही नहीं होता। साक्षी बताओ, होता है ना, कई केसेस में जीरो भी एक आंसर होता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस के अंदर जीरो भी एक आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरे को इनिशियली ऐसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं जो हमारा आंसर कभी हो ही ना पाए। रीजन बताता हूँ, रीजन है ये जो तुम प्रॉब्लम देख रहे हो n=2 दीज आर रिपीटेड और आई कैन से ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो यही है कि तुम्हें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी वहां पे, या रिपीटेड सब प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। डीपी सिर्फ लगी वहीं सकती है जहाँ पे ये कंडीशन तुम्हें दिखाई दे जाए बहुत बड़ी, ठीक है। सो -1 का मतलब क्या है हर इंडेक्स पे, -1 का मतलब ये है, अब तुम हर इंडेक्स को अगर देखोगे, ये 0 डिनोट कर रहा है 0th फिबोनाची नंबर, ये 1 डिनोट कर रहा है n=1 1th फिबोनाची नंबर, ये 2 डिनोट कर रहा है n=2 2th फिबोनाची नंबर, ये 3 डिनोट कर रहा है n=3 3rd फिबोनाची नंबर, ये 4 डिनोट कर रहा है n=4 4th फिबोनाची नंबर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे इंडेक्सेस जो है वो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स को डिनोट कर रहे हैं हमारे रिकर्सिव ट्री की ही, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ फटाफट से सारे लोग, ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्सेस डिनोट कर रहे हैं हमारी रिकर्सिव सब प्रॉब्लम्स को, ऐसा ही है। अब चीज क्या है ना यार, चीज ये है, -1 ये दर्शा रहा है, -1 ये बता रहा है हमें कि 0th वाली सब प्रॉब्लम हमने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। -1 यहाँ पे बता रहा है कि n=1 वाली सब प्रॉब्लम हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। 2 ये बता रहा है कि 2h वाली सब प्रॉब्लम हमने अपनी जिंदगी में पहले कहीं नहीं देखी। 3 ये बता रहा है कि 3h वाली सब प्रॉब्लम हमने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। 4th वाली भी हमने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। तो -1 का ये मतलब है, -1 का ये बेसिकली मतलब है, -1 का सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पे कि हमने अभी तक इनमें से कोई सब प्रॉब्लम नहीं देखी। तो इन सब प्रॉब्लम का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें पहली बारी रिकर्शन लगाना ही पड़ेगा मजबूरन, हाँ या ना? फिर हम इस एरे के अंदर अपना आंसर वेरी करेंगे। समझ रहे हो बात को सारे लोग, क्या बता रहा हूँ, समझ आ रहा है इतना? तो अभी तक हमने कहीं पे भी कोई सब प्रॉब्लम नहीं देखी है, इसलिए -1 हमने लिखा है। -1 मीन्स कुछ हमने देखा ही नहीं है, अभी हम जिंदगी में एकदम कहते हैं ना, मतलब नौसीखे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये जो कैश है इसको भी देखेंगे भी, इस कैश को हमने अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर पास कर दिया, सॉरी 1D है, ठीक है। तो कैश को यहाँ पे भी पास कर दिया मैंने, और कैश को मैंने यहाँ पे भी पास कर दिया। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं रिकर्सिव कॉल्स लगा रहा हूँ, रिकर्सिव कॉल्स लगाने का ये मतलब नहीं है कहीं, यही मतलब है ना कि रिकर्सिव कॉल्स लगाने का यही मतलब हो कि मैं अपनी जिंदगी में एक n वाली सब प्रॉब्लम, nth सब प्रॉब्लम सबसे पहली बार देख रहा हूँ, हाँ या ना? इसलिए तो मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ। अगर मैं दूसरी बार देख रहा होता, मतलब यहाँ पे, तो मैं रिकर्सिव कॉल लगाता ही क्यों? अगर मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ, समझना, अगर मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ इसका मतलब मैं nth वाली सब प्रॉब्लम को पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। ये बात बिंदास किस किस को समझ आ चुकी है, पहले तो ये बताओ। मैंने ये चीज तभी बताई थी पहले, रिकर्सिव कॉल तुम लगाओगे ही तभी जब तुम्हें सब प्रॉब्लम का आंसर पता ही नहीं था, है ना?
सबको क्लियर है ना ये चीज? पहली बार लगा रहा हूँ। तो मैंने अपना आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया नहीं किया, मशक्कत मेहनत टाइम वेस्ट करके किया ना यहाँ पे कैलकुलेट, है ना। अब इस कैलकुलेटेड आंसर को मैं पता है क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने n इक्वल टू 2th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट किया बड़ी मेहनत मशक्कत से, मैंने बोला भाई इसको वेस्ट नहीं जाने देना, इस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में स्टोर कर लो, इस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में स्टोर कर लो। याद रखना, अगर हम इस कोड तक आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है पहली बार मुसीबत का सामना। याद रखना इस चीज को, पहली बार जब तुम मुसीबत का सामना करते हो तो उसका एक्सपीरियंस स्टोर कर लेते हो। ठीक है, वैक्सीन है बेसिकली। सपोज करते हैं इतने कोड को एक बार रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो प्रिंट तो करा दो। हाँ प्रिंट कर दी। ना, अभी हम इतने कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब ड्राई रन कर रहे हैं। ये हमारा अभी तक का कोड है। ठीक है, तो अभी हमारे n की वैल्यू 4 है सपोज, n इक्वल टू 0 नहीं है, n इक्वल टू 1 नहीं है, बेस केस के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, n इक्वल टू 4 वाली सब प्रॉब्लम मैं अपनी जिंदगी में देख ही सबसे पहली बार रहा हूँ। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई रिकर्सिव कॉल लगाओ, इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, मैं तो अपनी जिंदगी में देख ही पहली बार रहा हूँ इसको। तो तुमने क्या किया, तुमने सबसे पहली वाली चॉइस चुनी, दैट इज n इक्वल टू 3। अब n तुम्हारा 3 हो गया, ना ही n 0 है ना ही n 1 है, तो तुम्हें ये चीज पता लगी भाई बेस केस तो है नहीं। क्या अभी तक हमने, अब हमारा एरे भी यहाँ पे साथ के साथ ले ही लेते हैं, हमारा जो एरे है अभी तक वो -1 से भरा हुआ है सबका, सारी वैल्यूज पे 0 1 2 3 4 हर जगह -1 पड़ा है यार, मतलब कैसी जिंदगी है। ठीक है, तो क्या अभी तक हमने n इक्वल टू 3 वाली प्रॉब्लम देखी है? फटाफट से बताओ, सारे लोग बताएंगे। अब क्या हमने देखी थी कहीं? क्या इसको एक्सपीरियंस हमने पहले किया हुआ है? No, sir. नो। भाई चार्ट में आंसर लो यार, सारे लोग No, sir. नहीं किया हुआ है ना। तो मैंने बोला यार क्या मजबूरी है, मतलब फिर से रिकर्सिव कॉल लगाओ। ठीक है, तो मैंने बोला लगाते हैं रिकर्सिव कॉल यार, यही तो काम है जिंदगी में। क्या n इक्वल टू 2 वाली सब प्रॉब्लम मैंने अभी तक कहीं देखी है? फटाफट से बताओ। नो। अभी तक एरे को देख के बता सकते हो तुम इस चीज को, सारे लोग बताएंगे। तो भाई ये मुसीबत भी मेरी जिंदगी में सबसे पहली बार आई है, तो मैंने बोला यार फिर रिकर्सिव कॉल लगाओ। अब जो n इक्वल टू 1 है वो तो हमारा बेस केस ही है, तो तुमने बोला एक काम करो 1 रिटर्न कर दो, उसके लिए तो तुम वैसे रिकर्सिव कॉल लगाते नहीं। फिर तुमने ये वाली रिकर्सिव कॉल चलेगी तुम्हारी नीचे वाली इमीडिएट, n इक्वल टू 0 हुआ, फिर से बेस केस आया 0 आ गया। अब तुमने क्या किया, इतनी मेहनत करने के बाद तुम इस वाली स्टेटमेंट पे पहुंचे, मेरा आंसर। तुमने क्या किया, तुमने इसका आंसर 1 + 0 कैलकुलेट किया, दैट इज 1। तो अब तुम्हें ठोकरे खा के चीज का पता लगता है कि फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, फिबोनाची ऑफ 2 है 1। तब तुम्हें नहीं लगता जब इतनी ठोकरें मैंने अपनी जिंदगी में खाई हैं तो मुझे इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर देना चाहिए? बताओ क्या कहती है जनता, बोलो। जब Yes, इतनी sir. ठोकरें खाई हैं तो हो सकता है फ्यूचर में फिर से प्रॉब्लम आ जाए मेरी जिंदगी में, तो क्यों ना मैं इसको स्टोर करता चलूं। सही बात है ना भाई, या गलत बात है? समझ आ रही है सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई मैं जाता हूँ सेकंड इंडेक्स पे, और सेकंड इंडेक्स पे ना मैं -1 की जगह पे 1 स्टोर करके आऊंगा। बहुत हो गया। तो ये स्टेप तुमने यहाँ पे किया, तुम गए कैश ऑफ 2 पे, कैश ऑफ 2 पे जाके तुमने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, तुमने कैश ऑफ 2 पे जाके क्या किया, तुमने कैश ऑफ 2 पे जाके 1 स्टोर कर दिया। इतना सबको बिंदास क्लियर है? फटाफट से बताओ। ओए 0 फिबोनाची नंबर भाई क्या होता है? 0 होता है, 1 नहीं होता। यार तुम बेइज्जती कराओगे मेरी यार, सारे लोग पता है किसी दिन कह रहा है 0 भी 1 होता है, मतलब तुम ठान के बैठो भाई इस इंसान की बेइज्जती कराएंगे मैं ना। कॉलेज जाके पूछ रहा है तुमसे 0 फिबोनाची नंबर क्या होता है, तुम्हारा 1। ऐसा नहीं करते यार,
अब तुम ठीक है n इक्वल टू 2 कैलकुलेट करके आ चुके हो, बहुत बढ़िया। अब तुमने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। जैसे ही तुमने यहाँ पे 1 रिटर्न किया, ठीक है, अब n इक्वल टू 3 के लिए दूसरी वाली चॉइस चलेगी, दैट इज n इक्वल टू 1। ये तो फिर से बेस केस है, कोई दिक्कत है ही नहीं जिंदगी में इसकी, क्योंकि ये तो भाई बेस केस है ना, इसकी क्या ही दिक्कत देनी है। तो n इक्वल टू 1 ने क्या रिटर्न कर दिया, 1 ही रिटर्न कर दिया वापस। तुमने क्या किया भाई, तुमने देखा यार ये n इक्वल टू 3 भी मैंने पहली बार देखी थी, बड़ी मेहनत मशक्कत करके मैंने 1 + 1 इसका आंसर 2 निकाला, क्यों ना मैं इसको स्टोर कर लूं, है ना। तो तुमने क्या किया, तुम गए अब n इक्वल टू 3 पर, और तुम वहां पे रख के आए 2 को। अब इसने यहाँ से फिर रिटर्न भी कर दिया 2, देखो रिटर्न स्टेटमेंट लगाई है ना। तो चलती कैसे है, पहले ये एरे में स्टोर करेगा, फिर रिटर्न करेगा। तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कैश n इज इक्वल टू मेरा आंसर, और फिर तुम बोलो भाई रिटर्न कर दे मेरा आंसर, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने और जो ये लिखी है वो दोनों सेम ही चीज थी। ठीक है, पहले वो एरे में स्टोर करती, फिर ये आगे चलती। अब n इक्वल टू 4 से तुमने दूसरी वाली कॉल मारी, तो आया n इक्वल टू 2। तुम देखते हो जिंदगी में तो तुम्हें पता लगता है ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने कहीं ना कहीं देखी है, ये वाली प्रॉब्लम मैंने पहले भी कहीं झेली है, यहाँ झेली थी मैंने, यहाँ पे प्रॉब्लम झेली थी। तो क्या रिकर्सिव कॉल लगाऊं इस प्रॉब्लम के लिए, बताओ। नो। नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो विनाश, रिकर्सिव कॉल लगाने का फायदा तो है नहीं। लेकिन अब तुम ये चीज, तुम्हें पता है कि तुमने प्रॉब्लम झेली थी, लेकिन अब ये चीज तुम कोड में कैसे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम तुमने झेली थी, वो तुम बता ऐसे सकते हो। तुम गए n इक्वल टू 2 पे, तुमने देखा क्या -1 पड़ा है, क्योंकि -1 का तो मतलब क्या था, -1 का मतलब था पहली बार, ये पहली बार जिंदगी में -1 का ये मतलब था। लेकिन क्या 2 पे अब -1 पड़ा हुआ है, पड़ा है 2 पे -1 यहाँ पे। तो तुमने बोला भाई ये 2 की वैल्यू तो मॉडिफाई हुई है, मॉडिफाई हुई है मतलब मैंने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सबसे पहले कहीं देखी है। तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली कैश ऑफ 2 को उठाओगे और इसको यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। समझ रहे हो बात को। तो तुमने कैश ऑफ 2 से 1 उठाया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डालनी, दैट इज अगर कैश ऑफ n के अंदर -1 नहीं पड़ा, -1 का मतलब मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें याद रहे, वैसे तो अभी याद हो जाएगा जब क्वेश्चन करते रहेंगे। -1 का मतलब होता है पहली बार। ठीक है, अगर -1 नहीं है, -1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, दोबारा देख रहा हूँ मैं इसको, मैंने ही मॉडिफाई किया था इसको। ठीक है, पहले मेरा दिमाग खाली था, अब मैंने अपने दिमाग के अंदर नॉलेज डाली। ठीक है, तो मैंने बोला भाई रिकर्सिव कॉल लगाने की हिम्मत भी नहीं करनी, सीधा कैश में से आंसर उठा के रिटर्न कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो हो गया बस, इस कोड को हमने मेमोराइज कर दिया। अब तुम अगर देखोगे मस्त चलेगा, चल रहा है, बड़ी वैल्यूज के लिए भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ तो इसका मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगने लगेगा जैसे जैसे इनपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं करता टाइम लगना शुरू हो जाएगा बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें काफी टाइम लगे तो दिखाऊं तो देखो, मस्त अपना टाइम ले रहा है, काफी कुछ सेकंड्स लिए इसने, लेकिन जैसे ही मैं स्टेटमेंट को अनकमेंट करता हूँ चुटकी में आंसर देता है। ठीक है भाई, बेस केस को कैश में कौन क्यों डालोगे, कौन कहता है ये तुम्हें ऐसी चीज है। अरे भाई यार, क्यों लिखी है लाइन, ये अभी इतना बड़ा डिस्कशन किया हमने इस पे, पता है ये लाइन क्यों लिखी है भाई, ये लाइन क्यों लिखी है, कोई बताएगा मुझे। ये लाइन इसलिए लिखी है, अच्छा साक्षी -1 का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्सिटी का -1 का सर मतलब, वो चीज तो समझ आ गई ना कि हम लोग दोबारा उस आंसर को यूज करने के लिए वो चीज लगा रहे हैं। अगर उसी तरीके का वेरिएबल दोबारा आएगा हम उसको दोबारा वहीं से रिटर्न करा लेंगे।
अब प्रॉब्लम अगर दोबारा आएगी तो तुम अपने एरे के अंदर गए, तुमने देखा वहां पे -1 नहीं पड़ा। अगर वहां पे -1 होता तो तुम बोलते भाई ये मैं पहली बार देख रही हूँ प्रॉब्लम, ये मेरी जिंदगी की पहली बार ही प्रॉब्लम आई है और इसको मुझे सॉल्व करना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा। लेकिन अगर तुमने इस प्रॉब्लम को पहले देख रखा था तो तुम्हें याद आ जाएगा ये मैं ही थी जिसने इसको मॉडिफाई किया था, ये मैं ही थी जिसने इस प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस, इसको झेल के, इसको सॉल्व करके मैंने इस प्रॉब्लम को अपने दिमाग के अंदर सेव किया था। तो तुमने बोला अगर मेरे उस NH सब प्रॉब्लम पे -1 नहीं पड़ा, इसका मतलब मैं मॉडिफाई कर चुकी हूँ उसको, ये इसका मतलब ये मैंने पहले कहीं देखा है उसको। अगर मैंने उसको पहले कहीं देखा है तो मैं रिकर्सिव कॉल नहीं लगाऊंगी, मैं सीधा कैश में से ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर आंसर निकाल के रिटर्न कर दूंगी। तो तुमने क्या किया, जैसे ही तुम्हें n = 2 मिला, तुमने सबसे पहले जाके चेक किया कैश 2 पे, तुमने देखा क्या ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में पहले आई है। तो तुम्हें पता लगा यार ये -1 तो नहीं है, ये तो कोई और ही वैल्यू है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में दोबारा से आई थी, ठीक है, पहली बार आ रखी है और मैंने इसको कोप अप करके इसका आंसर भी स्टोर किया था। तुमने बोला अब नहीं टाइम वेस्ट करती मैं, अब मैं सीधा आंसर निकालूंगी कैश 2 में से, यानी कैश n में से, और रिटर्न मार दूंगी। समझ आया अब साक्षी? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। सो गाइस अब सबको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चार्ट में लिख दो भाई, अगर जिसको बिंदास मस्त क्लियर हो चुका है एकदम जाम फाड़, ताकि अब हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देख सकें इसके ऊपर। यस फटाफट से। सो ये होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होती है ना तुम्हारी, एक मतलब 90% प्रॉब्लम्स में ये बात सच रहती है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है यार। अब तुम्हारे वाले में प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे वाले में ग्रीन स्क्रीन का फिल्टर मैं लगा नहीं सकता, मतलब मेरे को एक्सेस नहीं है कि मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकूं, ठीक है। सो वरना इस पे मैं बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये टॉप डाउन बॉटम अप को छोड़ दो, बाद में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। पहले डीपी सीख लो, भागते क्यों हो तुम लोग। देखो पहले देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को तुम यूज करो 90% ऑफ कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। जितना मतलब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है, क्योंकि लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है, कोड शेफ पे भी लाइक मैं डिवीजन 1 तक गया हूँ, मतलब 4 स्टार अबव गया हूँ, ठीक है टाइम पे। तो बेसिकली ये बात ये है कि लीड कोड पे भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मुझे चीज़ पता लगी है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग की 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब तुम बोलोगे कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन है क्या, तुम्हारा ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे तुमसे कोई मैक्सिमम पूछ रहा हो, जहाँ पे कोई तुमसे मिनिमम पूछ रहा हो, जहाँ पे तुमसे कोई टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा हो। एक और मैं तुम लोगों को, जैसा भी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज बताई थी ना, ये था मतलब चीट शीट का चीट नंबर 1, ठीक है। तो ये भी नुस्खा नंबर 2 समझ लो तुम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा हो, ठीक है, वहां पे तो ये मान लो तुम नुस्खा 2, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 90% ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग लगने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। क्या ये चीज भी बिंदा सबको क्लियर है? ये याद रहेगी 2 बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने एक्सपीरियंस की बात बताएंगे, ये मिलेंगे नहीं तुम्हें ऐसे, ठीक है। इतना क्लियर है तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें याद रखना होगा। जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, देखो मैं 90% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के अंदर ग्रीडी भी लग जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन ज्यादातर डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रही होती है जहाँ पे ऐसी 3 कंडीशन आती है, मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज की अभी सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम को एक बार सब लोग पढ़ लो, पढ़ो इस प्रॉब्लम को एक बार सारे लोग। अब हमारा एम क्या है? अब हमारा एम ये है कि सिर्फ डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग को ऐसे सॉल्व करना है कि हम
प्रॉब्लम्स के अंदर सिमिलैरिटीज को बनाते चले जाएं। समझ रहे हो बात को मैं तुमसे अब क्या कराना चाह रहा हूँ? अगली बात, ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि अब हम अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या चीजें आ रही हैं उसको बनाते चले जाएं। याद रखना इस चीज को। तो एक बार प्रॉब्लम पढ़ो। तो अब हमें डीपी का डर दूर करना है। डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ही फेमस है। अमेजोन के अंदर कोई राउंड हो गया, या फिर तुम्हारा फ्लिपकार्ट के अंदर कोई राउंड हो गया, बहुत सारी कंपनीज के अंदर कोई राउंड हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। सही बात गोपाल। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने यार? क्वेश्चन को पढ़ना इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें जो है लिखी गई हैं। क्या चीजें लिखी गई हैं? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉस्ट, ठीक है, वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्टेप ऑन अ स्टेयरकेस, ठीक है। वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 और 2 स्टेप्स क्लाइंब करना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम स्टेप विद इंडेक्स 0 और स्टेप विद इंडेक्स 1। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? 2 चॉइसेस। पहली बात, कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइस, कि हम एक स्टेप या 2 स्टेप क्लाइंब कर सकते हैं। जैसा हमने क्लाइंबिंग स्टेयर्स में देखा था, याद है सबको? क्लाइंबिंग स्टेयर्स के अंदर भी कुछ ऐसा था कि एक स्टेप या 2 स्टेप पूछ सकते हो। बताओ फटाफट से सारे लोग, कम ऑन। Yes, sir. इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज पता लगती है, दैट इज वी हैव 2 चॉइसेस। 2 चॉइसेस क्या है? या तो हम एक का जंप ले सकते हैं, या तो हम 2 का जंप ले सकते हैं। अब इसके अंदर ना एक और एडिशनल चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम देखोगे दैट एडिशनल चीजेस, हमारे पास यहाँ पे 2 स्टार्टिंग पॉइंट भी हैं। यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम स्टेप विद इंडेक्स 0 और स्टेप विद इंडेक्स 1। ऐसा क्लाइंबिंग स्टेयर्स में नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? हम सिर्फ ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे थे, याद है? सिर्फ ग्राउंड से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने, है ना, एकदम जमीन से उठ के ऊपर गए थे हम, याद है सबको? यहाँ पे ऐसा क्या है? यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो मैं अब तुम लोगों को यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम देखो उसके अंदर सबसे पहले गिवन क्या क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको निकालो। पुरानी प्रॉब्लम के साथ कहीं से मैच कर रही है तो उसको देखो। जैसे अभी हमने देखा कि ये चीज मैच करी थी क्लाइंबिंग स्टेयर से, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि एक नई कंडीशन हमारे पास आ गई, दैट इज कि अब तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। या तो तुम इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर सकते हो, या तो तुम इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक नई चीज आई हमारे पास। हालांकि क्लाइंबिंग स्टेयर्स में क्या हो रहा था कि हम हमेशा इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे थे। आई गेस ये चीज भी सबको यहाँ पे एकदम बिंदास क्लियर होगी, राइट? अब अगली चीज क्या कह रही है? रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। तो याद आया कुछ जब मैं कह रहा था कि कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स के अंदर तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो? पता लगा कुछ? समझ आया सबको? ठीक है, मिनिमम मतलब डीपी हमेशा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में हाँ हो सकता है, ठीक है, याद रखना। सो अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली एक स्टेयर केस दिया हुआ है, हर स्टेयर पे चढ़ने की कॉस्ट भी है यहाँ पे। सो क्लाइंबिंग स्टेयर्स के अंदर कोई कॉस्ट एरिया नहीं था, यहाँ पे कॉस्ट एरिया, हर स्टेप के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है। हम वो कॉस्ट पे करते हैं, फिर ही हम अगले स्टेप पे चढ़ते हैं। ये उसने सीधा सीधा तुम लोगों को बताई है बात यहाँ पे, अगर तुम देखोगे, दैट इज वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। ठीक है, तो मतलब अगर तुम एक करंट स्टेयर पे खड़े हो, इसका मतलब क्या है? पहले तो ये देखते हैं। इसका मतलब ये कि अगर तुम एक करंट स्टेयर पे खड़े हो तो तुम्हें इस स्टेयर केस की कॉस्ट देनी पड़ेगी, फिर तुम यहाँ से 1 स्टेप या 2 स्टेप ले सकते हो। ठीक है, इस बात का बेसिक मतलब तो यही बैठता है। फिर वो तुमसे कहता है कि मिनिमम कॉस्ट बताओ टू रीच द टॉप फ्लोर। तो अब हमें ये निकालना है। एनीबॉडी हियर हु कैन टेल मी द अप्रोच क्या हो सकती है? कोई चाहे तो वो अपना माइक ऑन करे और बोले क्या हो सकते हैं अप्रोच।
सॉल्व करने की। चीप ऑप्शन तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे? सर सर हमारे पास एवरी स्टेयर के लिए वन स्टेप चॉइस है, टू स्टेप ले सकता है, वन स्टेप ले सकता है। तो सर हम लोग क्या करेंगे कि सर दोनों में देखेंगे सर, जो चीपेस्ट होगा सर हम वो ऑप्शन ले लेंगे। सर एक चीज कह सकते हैं सर इसमें, कि हम लोगों को वो वाली स्टेयर पर मतलब मूव करना है जिसके बाद हम उसके बाद अगर किसी स्टेयर को मूव कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट कम देनी पड़े। हाँ, बात तो वही है। देखो, अगर मैं इस चीज की बड़ा नटशेल में बात करूं तो मैं असल जिंदगी में क्या करता? मैं असल जिंदगी में ये करता कि मैं ढूंढता यार। सर हम ये करने की सोच सकते हैं कि हम जिस स्टेप पे हैं उससे हम पिछली 2 स्टेप्स की कॉस्ट और प्लस उसकी कॉस्ट देख लें, जो मिनिमम होगी उसे स्टोर करके रख रखे अपने एरे में, और ऐसे करके लास्ट में। मैं समझ गया, वो भी सही है। देखो, मैं ये करता, बेसिकली रिकर्शन क्या है? रिकर्शन तो यही चीज है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नीचे से ऊपर सारी की सारी वेज लिख के देख रहे हो और उनमें से जो मिनिमम आई वही तुम्हारा आंसर होगा। यही करते हो तुम? बताओ, अगर तुम्हें ये असल में कोई कहता तो तुम यही करते ना कि नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचने के जितने रास्ते हैं, तुमने उनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता उठा लिया, है ना, मिनिमम कॉस्ट वाला आंसर उठा लिया। तो अगर तुम देखोगे मैं क्या करता, मैं ये करता, देखो जिस स्टेप पे मैं खड़ा हूँ उसकी कॉस्ट तो भरना मेरे लिए मैंडेटरी है, वो तो मुझे भरनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अगर मैं ith स्टेप पे खड़ा हूँ तो मुझे कॉस्ट आई तो देनी पड़ेगी। बट अब मेरा काम क्या होगा, अब मैं अपनी चॉइस में से अगली चॉइस कुछ ऐसी चुनूं जिससे मेरे को अगली बार फ्यूचर में कम से कम कॉस्ट भरनी पड़े। हाँ या ना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, जहां तुम खड़े हो उसकी कॉस्ट तो तुम्हें पे करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास चॉइस क्या है कि या तो तुम 1 स्टेयर क्लाइंब कर लो या 2 स्टेयर क्लाइंब कर लो। तो मैं ये कह रहा हूँ जहां मैं खड़ा हूँ उसकी कॉस्ट तो मैं भरूंगा, लेकिन अब मैं अगला क्या करूंगा, अगला कदम फूक के रखूंगा। दैट इज, मैं बोलूंगा अगर मैं 1 स्टेप क्लाइंब करता हूँ या मैं 2 स्टेप क्लाइंब करता हूँ, इनमें से जो मिनिमम आएगा ना उसके अंदर मैं जिस स्टेप पे अभी खड़ा हूँ उसका आंसर ऐड कर दूंगा, क्योंकि जिस स्टेप पे मैं खड़ा हूँ वो तो मैंडेटरीली मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी यार, मेरे पास कोई चॉइस थोड़ी है। सपोज मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनना जरा। मतलब सर ये है कि जैसे हम कोई स्टेप पर खड़े हैं, हाँ, ठीक है, उसके बाद हम दोनों स्टेप का कंपेयर करेंगे कि कौन सा मिनिमम है, उस स्टेप पे जाएंगे वो उसमें ऐड कर देंगे। चीज देखो, मैं यहाँ तो खड़ा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आगे तो जा तभी सकता हूँ ना जब मैं इस वाले पर्टिकुलर स्टेप की कॉस्ट भर दूं, हाँ या ना? मान लो मैं n=1 पे खड़ा हूँ, फटाफट से बताओ यार, और कोई चाह रहा है मेरे पास? तुम खुद मत सोचना, जो क्वेश्चन कह रहे हो उस हिसाब से बताओ फटाफट से। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जितनी कॉस्ट है उतनी स्टेयर है, हर स्टेयर की कॉस्ट है। क्वेश्चन देखो ना, 3 स्टेयर्स तो हर स्टेयर की कॉस्ट है, पहले स्टेप की 10, दूसरे की 15, तीसरे की 20, समझ रहे हो? ऐसा है। अब मुझे फटाफट से सारे लोग ये बात बताओ, अगर मैं n=1 पे खड़ा हूँ, मैं आ चुका हूँ n=1 पे, तो मुझे उसके पैसे भरने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? भाई क्वेश्चन पढ़ो ना तुम लोग, अपना दिमाग लगाओ ही मत। वंस यू पे द कॉस्ट, क्या है कॉस्ट? i इज द कॉस्ट ऑफ ith स्टेप। वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन क्लाइंब ईदर 1 और 2 स्टेप। तो वो यही तो कह रहा है, पहले पैसे भर फिर आगे जा। तो तुम्हें यहाँ के पैसे तो भरने पड़ेंगे, लेकिन तुमने क्या बोला, तुमने बोला मेरे पास 2 चॉइस है। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक बार ये वाली चॉइस चल के देख लूंगा 1 स्टेप वाली, और एक बार मैं ये 2 स्टेप वाली चॉइस चल के देख लूंगा। ये है 2 वाली, ये है 1 वाली। अब इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी ना, मिनिमम, मैं उसके अंदर n=1 वाली कॉस्ट को ऐड कर दूंगा। बोलो। सर पहले सर स्टार्टिंग पॉइंट में भी तो हम मिनिमम देखेंगे ना सर। वो बात पे मैं आऊंगा। तुम एकदम क्वेश्चन को पकड़ चुके हो, ठीक है, वो सही है जो तुम कह रहे हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट वाली, वो बिल्कुल सही है। पहले हम किसी एक आर्बिटरी स्टेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मान लो मैं खड़ा हूँ n=2 वाली स्टेयर पे, ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट है, मान लो इसकी कॉस्ट k है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तब ये बात पे तो तुम कन्विंस्ड हो ना क्वेश्चन में कि मुझे k कॉस्ट तो भरनी ही पड़ेगी, है ना? अब मैं क्या करूंगा, k कॉस्ट भरने के बाद मैं चेक करूंगा, मैंने 1 स्टेप लिया, मैंने 2 स्टेप लिया, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी ना, मैं उसके अंदर k कॉस्ट ऐड कर दूंगा और वही होगा मेरा मिनिमम आंसर। तुम्हारी बात भी सही है, उस पर हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। पहले बताओ कितनी चीज समझ आ रही है? पहले
की कोशिश कर रहे हैं भाई, फटाफट से चार्ट में लिखो जो क्वेश्चन में लिखा है, एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ मैं तुमको, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, तुम्हें पढ़वा दिया क्वेश्चन, सबसे आंसर चाहिए मुझे चार्ट में। यस सर। जल्दी से, जिस स्टेप पे मैं खड़ा हूँ उसकी कॉस्ट तो मैं भरूंगा, फिर मैं देखूंगा मैं एक स्टेप क्लाइंब करके, दो स्टेप क्लाइंब करके, जहां से मुझे पता लग रहा है मिनिमम आ रही है तो मैंने भर दी कॉस्ट, बात कर, वही तो मिनिमम होगी मेरी, है ना? ठीक है, तो बेसिकली यही, इसी बेसिस पे मेरा रिकरेंस बनेगा, याद रखना, इसी के बेसिस पे मेरा रिकरेंस बनने वाला है। अच्छा मुझे एक चीज और बात बताओ तुम, चाहे मैं नीचे से ऊपर जाऊं, चाहे मैं ऊपर से नीचे जाऊं, चाहे कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ या मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, कोई फर्क पड़ता है? पहले बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? स्टेप्स तो उतने ही हैं, चाहे तुम नीचे से ऊपर चले जाओ, तुम ऊपर से नीचे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से ही नीचे आएंगे, रीजन मैं तुम्हें इसका बाद में बताऊंगा, विश्वास करके चलना मेरे पे, ठीक है? सो हमारे पास ये है n इक्वल टू 0, ये है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, ठीक है? कॉस्ट है यहाँ पे 10, 15, 20, इसकी कॉस्ट है 10, इसकी कॉस्ट है 15, इसकी कॉस्ट है 20, ये कॉस्ट है। मान लो क्लास ज्वाइन कर। चलो यार नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है?